नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। पीएम मोदी ने लोगों से की अपील, कहा पद्म पुरस्कार के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वालों का भेजे नाम। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि पद्म पुरस्कार 2021 के लिए वह जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों का नाम भेजें। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार यानी 11 जुलाई को ट्वीट करते हुए कहा कि भारत में कई प्रतिभाशाली लोग हैं जो जमीनी स्तर पर असाधारण काम कर रहे हैं। अक्सर हम उनमें से बहुत लोगों को नहीं जानते हैं, उनके बारे में भी कभी नहीं सुनते हैं। क्या आप ऐसे प्रेरक लोगों को जानते हैं? अगर जानते हैं तो आप पीपल्स पद्मा के लिए उन्हें नामांकित कर सकते हैं। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में पद्म पुरस्कारों की वेबसाइट का आधिकारिक लिंक भी साझा किया है। पीएम मोदी ने यह भी बताया है कि नामांकन 15 सितंबर तक खुले हैं। नामांकन करने के लिए padmawards.gov.in पर जा सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर आप किसी प्रेरणादायी शख्सियत को नॉमिनेट कर सकते हैं। सरकार ने देशवासियों को सेल्फ नॉमिनेशन का भी विकल्प दिया है। कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर तंज, कहा मंत्रियों की संख्या बढ़ी है, वैक्सीन की नहीं। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी कैबिनेट के विस्तार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। रविवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा मंत्रियों की संख्या बढ़ी है, वैक्सीन की नहीं। राहुल गांधी के ट्वीट का सीधा मतलब कोरोना वैक्सीन की कमी से था। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ कुछ आंकड़े को भी जारी किया है जिसमें वैक्सीनेशन के बारे में बताया गया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ शेयर की गई फोटो के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए दिसंबर 2021 तक देश के करीब 60% आबादी को वैक्सीनेट किए जाने का टारगेट सरकार ने रखा है। इस टारगेट के हिसाब से रोजाना 88 लाख वैक्सीन लगनी जरूरी है, लेकिन पिछले 7 दिनों में औसतन हर दिन करीब 34 लाख वैक्सीन ही लगाई जा रही हैं। ऐसे में 54 लाख वैक्सीन की कमी हर दिन हो रही है। दिल्ली में अनलॉक 7 की घोषणा, सरकार ने शिक्षण संस्थानों में आयोजन को दी मंजूरी। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने अनलॉक 7 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी हैं। केजरीवाल सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक दिल्ली में स्कूलों समेत तमाम शैक्षणिक संस्थानों में ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल को खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि इसमें आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में 50% क्षमता की ही परमिशन है। इसके अलावा अब दिल्ली में किसी भी तरह की ट्रेनिंग की भी छूट होगी। इसके लिए डीडीएमए की अनुमति लेनी होगी। सरकार ने दिल्ली पुलिस, आर्मी की ट्रेनिंग या किसी भी संस्थान की स्किल ट्रेनिंग, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और स्कूल कॉलेजों से जुड़ी ट्रेनिंग को भी छूट दे दी है। आपको बता दें कि अनलॉक 7 में दिल्ली सरकार की गाइडलाइन के बाद राजधानी में सभी शिक्षण संस्थानों के अंदर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति दे दी है। हालांकि अभी भी पूरी तरह से शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। भाजपा ने कांग्रेस से 6 गुना ज्यादा गूगल विज्ञापन पर किया खर्च, प्रचार के मामले में सबसे आगे डीएमके, रिपोर्ट में दावा। जी हां, आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक विज्ञापन गुजरात के अखबारों में छपा। भाजपा ने इसके लिए केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की आलोचना की और आरोप लगाया कि केजरीवाल दिल्ली की पैसों का दूसरे राज्यों में प्रचार पर खर्च कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में सभी राजनीतिक दल आगे हैं और वे अपने जरूरत के अनुसार दूसरे राज्यों में प्रचार करते रहे हैं। और भौतिक सीमाओं पर गूगल पर विज्ञापन की बात करें तो भाजपा कांग्रेस की तुलना में लगभग 6 गुना ज्यादा खर्च कर रही है। गूगल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने फरवरी 2019 से अब तक 17.63 करोड़ रुपए का गूगल विज्ञापन के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर खर्च किया है, जबकि कांग्रेस ने इसी दौरान लगभग 3 करोड़ रुपए का ही विज्ञापन दिया है। यानी भाजपा ने कांग्रेस से लगभग 6 गुना ज्यादा पैसे गूगल प्रचार पर खर्च किया। हालांकि सबसे ज्यादा खर्च करने वाली राजनीतिक पार्टी की बात करें तो डीएमके ने इस मामले में सबको चौंकाया है। तमिलनाडु की एक क्षेत्रीय पार्टी होने के बाद भी डीएमके ने इस दौरान 22.25 करोड़ रुपए खर्च किया है, जो कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा किया गया सबसे ज्यादा खर्च है। सिंगू बॉर्डर पर किसानों के धरना स्थल पर लगी आग, कई टेंट जलकर हुए खाक। जी हां, आपको बता दें कि सिंगू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शनिवार की रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां कुछ टेंट के अंदर आग लग गई। किसानों का कहना है कि जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक कई टेंट जलकर खाक हो गए। हालांकि अभी तक इस घटना का वजह नहीं पता चल पाया है।
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक एक किसान मंजीत राय ने बताया कि जब वो यहाँ अपने डेरे में वापस जा रहा था तो कुछ लोगों ने उन्हें रोका और कहा कि उनके टेंट में आग लग गई है। मंजीत ने बताया कि दमकल विभाग की गाड़ियां 20 मिनट के बाद पहुंची थी। तब तक तो कई टेंट जलकर राख हो गए थे। किसानों ने बताया कि ऐसी गर्मी में आग की घटना के बाद बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर आग की इस घटना को कई वीडियो शेयर किया जा रहे हैं। वीडियो में धरनास्थल पर लगी आग के विकराल रूप को देखा जा सकता है। वीडियो में दमकल विभाग की 4 गाड़ियां आग को बुझाती हुई दिख रही हैं। किसानों का कहना है कि रात 10 बजे के करीब ये आग की घटना घटी थी। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इस दौरान सिलेंडर फटने की भी आवाज़ सुनाई दी थी। राहत वाली बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। 300 यूनिट बिजली फ्री, नो पावर कट। उत्तराखंड में केजरीवाल ने लगाई चुनावी वादों की झड़ियां। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहली बार पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भाजपा और कांग्रेस पर जमकर बरसे और कहा कि दोनों सरकारों ने उत्तराखंड को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केजरीवाल ने चुनावी वादों की झड़ियां लगाते हुए कहा कि अगर आपकी सरकार आई तो लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। प्रदेश भर में किसी भी जिले में बिजली की कटौती नहीं होगी। कहा कि काश्तकारों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी और पुराने बिलों का बकाया माफ भी कर दिया जाएगा। कहा कि विधानसभा चुनाव तक वह हर महीने उत्तराखंड आएंगे। केजरीवाल ने कहा कि प्रदेश के पर्वतीय जिलों में स्थिति बहुत ही दयनीय है। कहा कि भाजपा सरकार के पास अपना कोई नेता नहीं है। यहाँ हास्यास्पद है कि सरकार की ओर से 5 साल के कार्यकाल में 3 बार मुख्यमंत्री बदले गए हैं। कहा कि भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने उत्तराखंड में विकास कार्यों को प्राथमिकता नहीं दी है। ग्रामीणों को स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलने पड़ते हैं। गद्दारों के पक्ष में महबूबा मुफ्ती आतंकी के बेटे समेत 11 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई पर बोली, यह तो अपराध है। जी हां, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकी सैयद सलाहुद्दीन के बेटे समेत 11 कर्मचारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने गलत ठहराया है। उन्होंने कहा है कि 11 सरकारी कर्मचारियों को मामूली आधार पर बर्खास्त करना आपराधिक है। संविधान को कुचलकर केंद्र सरकार छम्ब राष्ट्रवाद की आड़ में जम्मू कश्मीर के लोगों को लगातार शक्तिहीन कर रही है। जम्मू कश्मीर के सभी नीतिगत फैसले कश्मीरियों को दंडित करने के एकमात्र उद्देश्य से लिए जाते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकी सैयद सलाहुद्दीन के 2 बेटों समेत 11 कर्मचारियों को शनिवार को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। ये सभी विदेशी गतिविधियों और आतंकियों की मदद में शामिल रहे हैं। सरकार की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान की शरण में पल रहे हिजबुल मुजाहिदीन सरगना सैयद सलाहुद्दीन के बेटे सैयद अहमद शकील और सैयद यूसुफ टेरर फंडिंग मामले में शामिल रहे हैं। एनआईए ने दोनों को ट्रैक करने के बाद उनका ट्रायल किया था। इसमें पाया गया था कि दोनों हिजबुल मुजाहिदीन के लिए पैसे एकत्रित करते थे, हवाले के जरिए फंड को ट्रांसफर भी करते थे। दिल्ली में आज बरसेंगे बादल, मौसम विभाग की भविष्यवाणी। जी हां, आपको बता दें कि गर्मी से सूख रही दिल्ली की प्यास बुझने वाली है। राष्ट्रीय राजधानी में आज मानसून कभी भी दस्तक दे सकता है। यहां भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। दिल्ली के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तटीय और दक्षिणी कर्नाटक में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। भारी से बहुत भारी बारिश का मतलब 24 घंटे में 64.5 मिमी से लेकर 204.4 मिमी तक बारिश होना है। विभाग के अनुसार इस दौरान धूल भरी आंधी चलने के साथ ही बिजली कड़क सकती है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 13 दिनों की देरी के बाद शनिवार को मानसून पहुंचने की उम्मीद जताई गई थी। हालांकि लोग बारिश का इंतजार करते ही रह गए। आईएमडी बता चुका है कि पिछले 15 वर्षों के दौरान ऐसा पहली बार है कि जब दिल्ली में मानसून इतनी देरी से पहुंचेगा। आमतौर पर दिल्ली में मानसून पहुंचने की तारीख 27 जून मानी जाती है। इसके बाद पूरे प्रदेश में मानसून छा जाता है। नई जनसंख्या नीति को लेकर सपा सांसद शफीकुर रहमान ने बताया, पैदाइश अल्लाह का कानून, कुदरत से नहीं टकराना चाहिए। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की नई जनसंख्या नीति की घोषणा से पहले संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्ग का बयान सामने आया है। सपा सांसद ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है, उसने फेल बताया है। मीडिया से बातचीत में सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्ग ने कहा कि ये सरकार नए नए कानून लाकर लोगों को उलझाना चाहती है। ये कुदरत से टकराने वाले कानून हैं। दुनिया में कितने लोग पैदा होंगे ये कुदरत के हाथ में है। कुदरत से नहीं टकराना चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि तेरे बस में कुछ नहीं है, मेरे बस में कुछ नहीं है, इसलिए कुदरत से नहीं टकराना चाहिए। उन्होंने कुरान का हवाला दिया और कहा कि दुनिया को रब ने पैदा किया, पैदाइश अल्लाह का कानून है। जो जनसंख्या कानून लाया जा रहा है वह जनता के हित में नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर जनसंख्या नियंत्रित कर दी और पड़ोसी देश ने हमला कर दिया तो कैसे बचाएंगे। उन्होंने कहा कि जनसंख्या कानून से कोई फायदा नहीं होगा। ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत में नियुक्त किया रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर और साथ ही शेयर किया उनका ऑफिशियल मेल आईडी और पता। जी हां, आपको बता दें कि नए आईटी नियमों को लेकर भारत सरकार और ट्विटर के बीच विवाद अब थमता दिख रहा है। दरअसल ट्विटर ने भारत में रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर की नियुक्ति कर दी है। जानकारी के मुताबिक विनय प्रकाश को भारत का रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ट्विटर ने विनय प्रकाश का स्थानीय पता और उनसे संपर्क करने के लिए एक ऑफिशियल मेल आईडी जारी की है। विनय प्रकाश की ऑफिशियल मेल आईडी grievance-officer-in@twitter.com है। वही कर्नाटक स्थित बेंगलुरु में द स्टेट बिल्डिंग के चौथी मंजिल पर उनका ऑफिस होगा। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।